हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 26 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आज थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए कल से कोशिश करेंगे समय से आपको वीडियो मिल जाए। इसके अलावा ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी से। एग्जाम गुरुजी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। जिंदगी में अगर आपको तरक्की चाहिए, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी? लगातार मेहनत करना पड़ेगी और साथ में जोखिम लेना पड़ेंगे। ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे जिनसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप जोखिम लेंगे, जोखिम लेने के लिए तैयार होंगे, तो तरक्की कर पाएंगे। अदरवाइज बिना जोखिम लिए उतना ही आपको जिंदगी में मिलेगा जितना आज आपके पास में है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किन के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? तो ये ट्रांसजेंडर्स के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि माई IF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया है? तो ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि एयर चीफ मार्शल हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी का चश्मा कितने में नीलाम हुआ है? तो ये 2.55 करोड़ में हुआ है। चौथा प्रश्न है कि अर्थ ओवरशूट डे 2020 कब मनाया गया? तो इस बार ये 22 अगस्त को हुआ। पांचवा प्रश्न है कि किस उपनगरीय रेल प्रणाली में सुधार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली है। छठवां प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक एक पुस्तक का विमोचन होगा? ये है चेतन भगत की पुस्तक। सातवां प्रश्न है कि किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये गजानन यादव हैं। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो यह असम में हुआ है। नवा प्रश्न है कि अब तक भारत की जनसंख्या कब तक भारत की जनसंख्या 152 करोड़ होगी? तो ये 2036 में होगी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है जैक कैलिस, लीसा स्टालेकर और जहीर अब्बास। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रदान किए जाएंगे? तो ये जिलों को प्रदान किए जाने हैं, यानी कि जिलों में जो कलेक्टर हैं खासकर उनको प्रदान किए जाने हैं, और ये किए जाएंगे 31 अक्टूबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2020 का जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है वो प्रदान किए जाएंगे और 702 जिलों ने इस लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए अपने आप को पंजीकृत किया है, प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए भाग लिया है इसमें। ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को केवड़िया, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि किस देश ने ग्योफेन 95 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ये चाइना का उपग्रह, ये 5वां उपग्रह, ये आपको याद रखना है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो चीन ने ज्यूकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये वहाँ का सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जैसे हमारे यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उसी प्रकार का ये सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। इसने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ग्योफॉन 5 इसका लॉन्च किया गया। और ये रॉकेट जिस लॉन्च किया गया उसका नाम था लॉन्ग मार्च 2D, जिसके द्वारा इसको ये भेजा गया है। और ये उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। इसका उपयोग किस में होगा? तो इसका उपयोग मेनली होगा भूमि सर्वेक्षण में, शहरों के नियोजन में, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन में, फसल उपज अनुपात अनुमान में और आपदा रोकथाम, इस प्रकार की चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बात करते हैं चाइना की। यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा रेनमिनबी है, युआन है। चलिए मैप में मैं आपको चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत और हमारे भारत से चाइना की सीमा लगी हुई है। ये जो रेड कलर का बड़ा सा देश ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं भारत के, ये चाइना है, जिसकी राजधानी आप देखेंगे ये बीजिंग है, जो यहाँ की राजधानी है चाइना की। और चाइना के साथ भारत की सीमा लगी हुई है, उसमें ये वाली सीमा याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का हिस्सा है। इसको ग्रे कलर में इसलिए दर्शाया गया है यहाँ पर क्योंकि चाइना इस पर अपना अधिकार बताता है। और यहाँ पर जो है मेक मोहन रेखा, जिसको चाइना मानने से मना करता है, जबकि ये भारत का हिस्सा है और भारत के पास में। इस तरफ आप देखेंगे तो ये लद्दाख है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लद्दाख है, जहाँ पर चाइना और भारत के बीच में अभी लगातार टेंशन चल रही है। गलवान घाटी का नाम आपने सुना होगा, राइट, पेकोंग झील का नाम आपने सुना होगा। तो ये वो जगह जहाँ पर भारत और चाइना के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि हाल ही में किस देश को अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है, और ये प्राकृतिक गैस भंडार मिला है तुर्की को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयब अर्दोआन, और इन्होंने काला सागर क्षेत्र के अंदर अब तक का सबसे बड़ा यहाँ का प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है, और ये गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की का लक्ष्य 2023 तक इसका इस्तेमाल करने का है, ये आपको याद रखना है। और इसके खोज के बाद अब तुर्की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। तुर्की से 2-3 चीज़ें याद रखेंगे, ये लगातार पाकिस्तान का साइड लेता है, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या दूसरे मुद्दों पर, एक इसके लिए याद रखेंगे। और यहाँ पर एक अभी बिल्डिंग थी हाइया सोफिया बिल्डिंग, जिसको ये पहले चर्च हुआ करता था, बाद में इसको संग्रहालय बना दिया गया, लेकिन अब फिर से इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है तुर्की के अंदर, तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे तुर्की की, तो यहाँ की राजधानी अंकारा है, राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है, और मुद्रा यहाँ की तुर्किश लीरा है। चलिए मैप में मैं आपको अब तुर्की लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको तुर्की जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे, ये पाकिस्तान ईरान को क्रॉस करने के बाद में आप पहुँचेंगे, ये टर्की है, राइट, जिसकी राजधानी यहाँ पर अंकारा देख पा रहे होंगे। इसी का एक शहर है इस्तांबुल, जो आधा यूरोप में आता है और आधा इस तरफ आ जाता है। और जहाँ पर ये खोज की गई है वो ब्लैक सी है, ये वाला हिस्सा, ये ब्लैक सागर है। ब्लैक सागर में अभी हाल ही में इन्होंने खोज की है, तो ये भी आपको याद रखना है। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो ऊपर बुल्गारिया लगा हुआ है, इस तरफ ग्रीस लगा हुआ है, नीचे की तरफ देखेंगे तो सीरिया लगा हुआ है, इस तरफ इसकी सीमा ईरान के साथ में, आर्मेनिया के साथ में और जॉर्जिया के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान लगाया है, तो यह अनुमान लगाया है 4.5%, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आरबीआई ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की जो वृद्धि दर है उसको 0 से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है, यह आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि वैश्विक वृद्धि दर भी 0 से 6 से लेकर 6.5 यानी 6.5 से लेकर 7.6% तक नीचे रह सकती है। और इसका कारण क्या है, तो कोविड-19 के कारण जो दुनिया भर के अंदर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, उसके कारण ये सब होने वाला है। बात करेंगे आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया गया है, तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी इनका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये अगस्त 2018 में इस पद पर इनको नियुक्त किया गया था, और 2020 में इनको रिटायर होना था, लेकिन इनका कार्यकाल अब 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बात करें तो इसने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी जी के कार्यकाल को विस्तार करने को मंजूरी दी है। बात डीआरडीओ की करते हैं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, और मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, और ये उद्घाटन किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने मध्य प्रदेश में 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, और इन पर 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य का जो नेटवर्क है वो करीब 1365 किलोमीटर बढ़ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाके हैं उनमें यातायात की सुविधा बढ़ेगी, और जो माल है वो आसानी से गाँव से शहरों की तरफ या शहरों से गाँव की तरफ उसकी ढुलाई की जा सकेगी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो ये देख लीजिए मैप में मध्य प्रदेश स्थित है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 230 सीटें। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किशोरी नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पर है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि केंद्र सरकार ने जीएसटी छूट का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसका दायरा बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाली जीएसटी छूट, इसका दायरा दोगुना कर दिया है, और अब इसे 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले जो कारोबारी हैं उनको जीएसटी से छूट इसके तहत मिलेगी।
पहले ये सीमा कितनी थी? तो पहले ये 20 लाख रुपए की सीमा हुआ करती थी। तो साथ ही जिन कारोबारियों का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, वे कंपोजिशन योजना का भी अब विकल्प चूज कर सकते हैं। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस देश की गोल्फर सोफिया पोवोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? और ये खिताब जीता है जर्मनी की ये गोल्फर हैं सोफिया पोवोव, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोवोव इन्होंने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मीन सुवानापुरा को हराया और वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया। इस खिताब को जीतने वाली सोफिया जो है LPGA टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली पहली जर्मनी की महिला गोल्फर बन गई हैं। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि किसके नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम होगा? तो ये फुटबॉल स्टेडियम वाईचिंग भूटिया के नाम पर बनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सिक्किम के नामची में जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं वाईचिंग भूटिया, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा और ये स्टेडियम वाईचिंग भूटिया का जो जन्मस्थल है दक्षिणी सिक्किम, उसके तिंकितम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का ये पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर वाईचिंग भूटिया की बात करें तो इन्होंने जो है इनको 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि UEFA चैंपियन लीग 2019-20 किस देश ने जीती है? तो ये जो जीता है बायर्न म्यूनिख ने जीता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जर्मन पेशेवर जो स्पोर्ट्स क्लब है बायर्न म्यूनिख, इसने पेरिस सेंट जर्मेन को हराया 1-0 से और UEFA चैंपियनशिप जीती। 2019-20 का जो खिताब था वो इनके द्वारा जीत लिया गया और ये फाइनल जो मुकाबला हुआ था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खेला गया था। बायर्न म्यूनिख की बात करें तो इनका ये छठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये प्रश्न का सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, सुरेश रैना का। तो इन 2 खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बधाई। आज का उत्तर जरूर दीजिएगा। उससे पहले ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की हमारी टेस्ट सीरीज है, MPPSC के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आज का हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन का नाम क्या है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।